नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीखेंगे ज़रूर पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर सेकंड है उसकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। 15 मिनट की 12 या 15 मिनट की ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होगी। जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उन क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए और याद कर लीजिए, और किस क्वेश्चन में क्या लिखना है वो ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप हमारा और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जैसे कि अगर अपने बात करते हैं पेपर सेकंड जो कि समकालीन भारत और शिक्षा है, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है मेकाले का विवरण पत्र। देखो, मेकाले का विवरण पत्र पे एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है, 16 नंबर का आ सकता है। अगर 4 नंबर का आएगा और 16 नंबर का आएगा तो आप इसमें आराम से लिख सकते हैं, बस आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। देखो, क्या था मेकाले का विवरण पत्र। क्या है कि जिस समय की क्या है, बहुत का समय पहले की बात है, जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस समय भारत के अंदर दो दल थे, और वो दोनों दल इस बात पर बहस कर रहे थे। एक दल ये कहता था कि जो भारत में शिक्षा होगी, जो शिक्षा लागू हो गए, उसका जो माध्यम है यानी पढ़ाने का जो माध्यम है वो अरबी होना चाहिए, अरबी या संस्कृत होना चाहिए, क्योंकि उस समय भारत की जो ये मूल भाषा थी। और जो अंग्रेज चाहते थे वो भारत की शिक्षा को क्या मानते थे कि भाई भारत की शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी हो। इस समस्या का समाधान करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने एक कानूनी मंत्री को बनाया जिसका नाम था मेकाले। मेकाले जब भारत पर पहुंचा तो उसने क्या किया, इसके ऊपर रिसर्च करी, और रिसर्च करने के बाद, हालांकि वो अंग्रेजों का ही शासन का अधिकारी था, तो ऑब्वियस सी बात है वो अंग्रेजों की ही बात को मानने वाला था, और भारत के अंदर उसने अंग्रेजी शिक्षा को बहुत ही महत्व बताया। उसने कहा भारत के अंदर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, क्योंकि अरबी और संस्कृति भाषा निम्न स्तर की भाषा है। तो इस तरीके से मेकाले ने अपने विवरण पत्र पर भारत में जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी को लेकर बताया। तो ये पहला क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आपको जोड़ जोड़ के पेपर में लिखना है। दूसरा है वुड का घोषणा पत्र। देखो, वुड के घोषणा पत्र के हिसाब से अगर बात करें तो मेकाले ने क्या कहा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रयोग सफल नहीं हुआ, यानी मेकाले ने जो अंग्रेजी शिक्षा को लेकर जो बताया था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। और वुड मान लो एक तरीके से भारत की शिक्षा के लिए गुड था। क्यों था? क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही वुड भारत के अंदर आया तो उसने क्या किया, जिस समय डल हौजी जो उस समय गवर्नर था, ठीक है, उसने कुछ सिफारिशें दी। उसने कहा कि भारत में जो शिक्षा का माध्यम है वो वहाँ की मूल भाषा होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की मूल भाषा से क्या है कि हम उसको सिखा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है तो वो अंग्रेजी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में चयन कर सकता है। उसके अलावा उसने स्त्रियों की शिक्षा को महत्व दिया, धार्मिक शिक्षा के ऊपर भी उसने बल दिया, और उसने कहा कि भाई हमें स्कूलों के साथ साथ विश्वविद्यालयों को भी खोलना चाहिए, ताकि विश्वविद्यालयों में भी बच्चे आगे तक की पढ़ाई को कर सके। यानी कहने का मतलब उसने हर प्रकार की शिक्षा के ऊपर विशेष तौर पर बल दिया। किसने? वुड ने। इसलिए कहा जाता है कि वुड का जो शिक्षा थी, वुड की जो सिफारिशें थी शिक्षा को लेकर भारत के अंदर, वो एक तरीके से क्या थी, भारत की शिक्षा के लिए शिलाधार साबित हुई। यानी भारत की शिक्षा का जो बेस था वो किसके घोषणा पत्र ने क्लियर किया? वुड के घोषणा पत्र ने। उसके बाद आगे चलते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग। देखो, भारतीय शिक्षा आयोग की अगर बात करें तो क्या था, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1964 में हुआ था, और कोठारी इस आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग ने 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, और भारतीय शिक्षा आयोग का प्रमुख कार्य क्या था कि इस बात का पता लगाना कि भारत के अंदर जो शिक्षा का स्तर है उसको जांचा जाए, और उसमें क्या क्या कमी है उन कमियों को दूर करी जाए। तो इसको लेकर भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, 1964 में उसका गठन हुआ, और 1966 में भारतीय शिक्षा आयोग ने सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, और उसने इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया कि भारत की शिक्षा में कहाँ पर कमी है, हमें किस किस सिलेबस को किस किस तरीके से विभाजित करना चाहिए, किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किस तरीके की शिक्षा हमारे सिलेबस में जोड़नी चाहिए, ताकि बच्चा सामाजिक चीज़ों को भी सीखे, उसके मानसिक विकास भी, और इसके अलावा उसका व्यावसायिक शिक्षा। किसी भी शिक्षा का सबसे प्रमुख आधार होता है व्यावसायिक शिक्षा, मतलब ऐसी शिक्षा दी जाए जिसके कारण बच्चा उसे प्राप्त करके बाद में कोई व्यवसाय भी कर सके। अगला है प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण। देखो, सार्वभौमिकरण का मतलब होता है, इसका मेन पॉइंट था 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराइए। और सार्वभौमिकता के लिए 3 तथ्य प्रमुख होते हैं। एक तो होती है व्यवस्था की सार्वभौमिकता, यानी अगर आप ये चाहते हो कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराएं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उन बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी स्कूलों में अच्छी व्यवस्था देनी पड़ेगी, और वो स्कूल जो है वो घर के पास हो, ताकि छोटे बच्चे आसानी से वहाँ पहुँच सकें। दूसरी बात है नामांकन की सार्वभौमिकता, यानी आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो बच्चों का आप एडमिशन ले रहे हो उनका सही पे नामांकन दे, ताकि क्या है कि आप उन बच्चों को उनके नाम जोड़ सके। और तीसरा स्थिरता की सार्वभौमिकता, आपको वहाँ का इतना अच्छा माहौल देना पड़ेगा, बच्चों के मानसिक विकास पर इतना ध्यान देना पड़ेगा,
ताकि बच्चों पर बार बार उनका चेक करता रहना है, उनका टेस्ट लेते रहना है, ताकि बच्चों में देखना है कि भाई वो शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं नहीं। और उन्हें क्या है कि उस स्कूल में स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, इसमें प्राथमिक स्कूल जो होते हैं उसमें एडमिशन करवाना है। उसके लिए उन्हें व्यवस्था करके देनी है, उनके नामांकन को बढ़ाना है और इसके अलावा उन्हें वहाँ रोके रखना है। उसके बाद है शिक्षा के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। विभिन्न आयोगों ने माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए क्या सुझाव दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, शिक्षा का व्यवसायीकरण का मतलब एक सिंपल सी बात होती है। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर भारत सरकार ने कई आयोगों का गठन किया, अपितु इनकी उनकी सलाहों पर कार्य भी किया, परंतु फिर भी स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर कोठारी कमीशन 1964-66, जो मैंने अभी आपको आयोग बताया था, द्वारा किए गए वक्तव्य से स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। आयोग का कथन है, बार बार सलाह देने के पश्चात भी दुर्भाग्य की बात यह है कि विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को एक घटिया किस्म की शिक्षा माना जाता है और अभिभावक तथा विद्यार्थियों का सबसे आखिरी चुनाव होता है। देखो, एक्चुअली में व्यावसायिक शिक्षा है क्या? व्यावसायिक शिक्षा का मतलब है आप एक ऐसी शिक्षा दें जिससे बच्चा कोई आगे जाके व्यवसाय कर सके। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल की बात बताता हूँ आपको। जैसे आजकल ये स्किल एजुकेशन होती है, ठीक है, जैसे आईटीआई वगैरह बच्चे करते हैं, तो आईटीआई के अंदर क्या होती है, एक विशेष सब्जेक्ट को लेकर आप उस पर उनको सारी चीज़ें सिखाते हैं। बच्चा आगे जाकर बिजली की दुकान भी खोल सकता है, चीज़ों को सही करने वाले, इसके अलावा वो इंडस्ट्रियों में जाकर भी काम कर सकता है। तो वो होती है व्यावसायिक शिक्षा, यानी किताबी ज्ञान को छोड़कर आप एक ऐसी स्किल उनको सिखाएं ताकि वो उसके दम पर आगे रोजगार प्राप्त कर सके, उसे बोलते हैं शिक्षा का व्यवसायीकरण। अगला है भाषाओं और त्रिभाषा की माध्यमिक शिक्षा में क्या व्यवस्था की। देखो, भाषाओं और त्रिभाषा का एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ आपको। भाषाओं और त्रिभाषा का मतलब क्या है, जैसे देखो, भारत विभिन्नताओं का देश है परंतु विभिन्नताओं में भी एकता है। भारत में प्राकृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, जातीय, रहन सहन, वेशभूषा और बोलियां, भाषाओं में विभिन्नता है। देखो, कई प्रदेश क्षेत्रों की अपनी भाषाएं, लिपियां हैं, परंतु पूर्व देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की। जिन प्रदेशों क्षेत्रों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, वहाँ हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में लागू किया गया। यानी जैसे कुछ राज्य हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, यहाँ पर तो जो मातृभाषा है वही 1 नंबर की भाषा है हिंदी। लेकिन पंजाब, जम्मू कश्मीर, बंगाल, केरल, यहाँ पर इनकी लोकल लैंग्वेज चलती है, तो इन राज्य में इनकी लोकल लैंग्वेज पहली लैंग्वेज होगी। इसके अलावा जो पूरे राष्ट्र की जो हिंदी लैंग्वेज है वो 2 नंबर होगी। और इन दोनों को छोड़कर जो एक तीसरी भाषा होती है वो कौन सी होती है? अंग्रेजी, ठीक है, जिसके कारण कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप चीज़ों को सीख सकें। कल को आप किसी बाहरी देश में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आपको अंग्रेजी भी आनी चाहिए। तो एक आपकी मूल भाषा जहाँ आप क्षेत्र में रहते हैं, दूसरी आपकी राष्ट्रीय भाषा जहाँ आपकी हिंदी है, और तीसरी वो अंग्रेजी भाषा जो आपके आगे जॉब वगैरह के लिए काम आने वाली है। तो उसके बाद आपका अगला टॉपिक है संस्कृति क्या है, शिक्षा तथा संस्कृति के संबंध को वर्णन करो। देखो, सिंपल सी बात है, संस्कृति शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इसका व्युत्पत्ति तो संस्कार से, संस्कृति का मतलब होता है संस्कार। देखो, शिक्षा का मतलब सिर्फ ये उद्देश्य होता है कि हम अपने मानसिक विकास को तेज करते हैं, सिर्फ जॉब के पर्पज से, या हम कह सकते हैं कि हम शिक्षा इसलिए प्राप्त कर रहे हैं ताकि हम एक अच्छा सा अच्छा व्यवसाय, एक अच्छा से अच्छा नौकरी पा सकें। लेकिन इसके साथ साथ हमें संस्कृति का भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, संस्कृति से व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं? अच्छे संस्कार आते हैं, ठीक है। तो याद रखना, संस्कृति में अनेक नए नए तत्व आकर जुड़ते रहते हैं। यह सच है कि जिसमें अच्छे संस्कार हो, उसका व्यवहार और आचरण में वैसी उत्कृष्ट बातें आ जाती हैं जिसके कारण उसे सभी पसंद करते हैं और ऐसा व्यक्ति सुसंस्कृत माना जाता है। अतः संस्कृति व्यक्ति के ऊपर अच्छे संस्कार डालती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे आपको प्राप्त हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।